ओके बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कर रहे थे. I already have uploaded my yesterday's lecture at YouTube. You can see that. And another thing is, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने सेम चीज JA में पढ़ाई थी. तो it doesn't matter कि वो JA1 का लेक्चर था या JA का लेक्चर था. And it was the same content. First, I taught their polytropic processes. Then I taught there as well. Why do we need to get introduced to the second law? What were the drawbacks of the first law? और आप लोग एक ये भी देख लेना कि मैंने आपको कल आपके ग्रुप में एक पिक्चर शेयर किया था. उस पिक्चर में मैंने जो डिक्टेट वाला पार्ट था, कि नोट्स वाला पार्ट, कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसके बारे में एक लिख दिया ताकि आप अपने नोट्स पूरे कर सको. तो अब हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस and how it is connected to the second law of thermodynamics. सबसे पहले तो मैं यहां पर एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यह बता सकता है कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट फर्स्ट लॉ हमें यह कभी नहीं बताता एनर्जी की किसी फॉर्म का कितने परसेंट कन्वर्जन एनर्जी की दूसरी फॉर्म में हो. वो ये जरूर कह देगा कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म, और वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट ऐसे नहीं बताएगा. ये कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है फर्स्ट लॉ में कि अगर मैंने 80 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो उसका कितने परसेंट हिस्सा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कितने परसेंट हिस्सा हीट की फॉर्म में लॉस होगा. बट क्वांटिटेटिवली हाउ मच परसेंट ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और कितने परसेंट एनर्जी की फर्स्ट फॉर्म लॉस हो जाएगी या किसी तरीके से यूज नहीं होगी. देयर इज नो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप टू मेजर परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर. दूसरी चीज, एज यूजुअल, लाइक आई सेड इन द यस्टरडेज क्लास, कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियसली होते हैं और कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियसली नहीं होते. Why certain processes happens by itself? और ये ऐसा क्यों है? ज्यादातर जो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस है और जो खासकर नेचर लविंग प्रोसेसेस हैं, वो हमेशा इरिवर्सिबली क्यों है? रिवर्सिबल प्रोसेसेस में स्पॉन्टेनिटी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आती है, लेकिन यूजुअली जो नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, उनमें तो ज्यादातर प्रोसेसेस इरिवर्सिबली, जो कि स्पॉन्टेनियस है. तो इरिवर्सिबिलिटी का कनेक्शन स्पॉन्टेनिटी के साथ कैसे है और स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है, दैट ऑल इज कनेक्टेड विद द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने से पहले 10-15 मिनट का मेरा ये लेक्चर सुनो और ध्यान से सुनना. बच्चों, अगर हम कुछ, मैं एग्जांपल्स बताता हूं, आपने बस इतना चेक करना है कि क्या उन एग्जांपल्स में रिएक्शन या प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं, कल कुछ बच्चों ने ऐसे बात उठाई, कल नहीं एक्चुअली मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे और उसमें मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स पे आए थे कुछ कमेंट्स. मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको एक एग्जांपल देखी कि मेरे हाथ में कागज है और कागज को मैंने लाइटर से एक हिस्से से जलाया और पूरा कागज धीरे धीरे जल गया. ये स्पॉन्टेनियसली हुआ था, राइट? यस और नो? कि कागज था, उसको मैंने आग लगाई और कागज धीरे धीरे पूरा अपने आप जल गया. अब ये बताओ, जब कोई चीज जलती है तो ये एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब जिस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज हो, और एंडोथर्मिक का मतलब जिस प्रोसेस के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो. तो जब मैंने कागज को जलाया
तो क्या ये एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था? कुछ का आंसर आया एंडो, कुछ का आंसर आया एक्सो। नहीं, ये एंडो नहीं था, ये एक्सोथर्मिक था। क्यों? क्योंकि जब मैंने कागज को आग दी, उस मोमेंट पे भले ही मैंने इसको एनर्जी दी, लेट्स से 5 जूल, पर जब ये कागज पूरा जल गया, इसने एनर्जी रिलीज की और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज की। भले ही मैंने 5 जूल इसको दिए स्टार्टिंग में, स्टार्ट करने के लिए, पर वो भी एक मोमेंट के लिए। पर ओवरऑल जब ये जला, तो इसने 100 जूल एनर्जी लूज कर दी होगी। भले 5 ली थी, ओवरऑल 95 लूज की, यानी कि नेट एनर्जी का लॉस हुआ है। इसलिए एवरी कंबशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एवरी कंबशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, दूसरी चीज, तो ये तो एग्जांपल आ गई कि भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कंबशन प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक है। दैट्स ओके। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को याद दिलवाया। मैंने एक बार आपको क्लास में बोला भी था, एंटो का कंबशन एक्सोथर्मिक नहीं होता, वो एक अलग चीज है। बट जनरली कंबशन प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल, आप खुद ही देख लो, कल मैंने जब एग्जांपल दी थी कि अमेरिका में फॉरेस्ट फायर्स हुई, अपने आप हो गई, तो अब बताओ जब जंगल जल के राख हो गए, तो खूब सारी हीट रिलीज हुई होगी। डोंट यू थिंक लाइक मैंने एक कागज नहीं जलाया, पता नहीं कितने एकड़ जमीन के पेड़ों को जला दिया। तो जो हीट रिलीज हुई है, दैट वाज लाइक एक्सोथर्मिक, ह्यूज हीट वाज प्रोड्यूस्ड, राइट? ओके, तो कंबशन प्रोसेस जो कि एक्सोथर्मिक है, और ये प्रोसेस अपने आप होती है स्पॉन्टेनियसली। दूसरी एग्जांपल देता हूं। मान लो अगर मैं यहां बात करूं, चाय के कप को कमरे में रख दूं, गरम गरम चाय का कप, वो धीरे धीरे अपने आप ठंडा होता है। तो मुझे ये बताओ, चाय का कप जब अपने आप को ठंडा कर रहा था, तो वो अपनी हीट, गरम चाय के अंदर की हीट कहाँ, किसको दे रहा था? सराउंडिंग को। तो उस वक्त चाय का कप जब ठंडा हो रहा है, तो ओवरऑल ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक, और ये अपने आप हुई। ओके, बॉल हाइट से अपने आप नीचे गिरती है, बॉल हाइट से अपने आप नीचे गिरती है, तो बॉल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जब ग्राउंड की तरफ गई, तो उसकी एनर्जी का लॉस हुआ। अगर मान लो मैं ऐसा कह दूं, इनिशियली बॉल इज एट रेस्ट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल इज 0। मैंने यहां से बॉल फेंक दी, फाइनली बॉल रेस्ट पे आ गई, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, वो तो नेट ग्रेविटेशनल वर्क बन गया था ना। लेकिन इस वक्त नेट ग्रेविटेशनल वर्क का लॉस हुआ या वर्क का गेन हुआ? बॉल ने ऊपर से नीचे आते वक्त नेट एनर्जी लूज की है, नेट वर्क की फॉर्म में उसने ग्रेविटेशनल वर्क लॉस किया। अगेन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसी बॉडी का ऊपर से नीचे गिरना। ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल। अच्छा, स्टीम जो बनती है, स्टीम, स्टीम कंडेंस होती है, अपने आप ही होती है ना स्टीम का कंडेंसेशन। अब मुझे एक बात बताओ, स्टीम में वाटर मॉलिक्यूल है गैस फॉर्म में, और जब स्टीम कंडेंस होगी, वाटर गैस से वाटर लिक्विड बनेगा, तो गैस मॉलिक्यूल में ज्यादा एनर्जी है या लिक्विड मॉलिक्यूल में ज्यादा एनर्जी है? हु हैज मोर एनर्जी? गैस हैज मोर एनर्जी। तो जब स्टीम कंडेंस होती है और वाटर गैस, वाटर लिक्विड फॉर्म में जाता है, ये प्रोसेस अपने आप हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं। Hmm, कोई और एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है जहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो और वो अपने आप हो रही हो? हाँ, मैंने एक और एग्जांपल आपको दी थी, याद करो। आयरन, आयरन
को अपने आप जंग लगता है ना? तो जब आयरन को अपने आप जंग लगा तो प्रोसेस कौन सी हुई? आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर Fe2O3 डॉट एक्स वाटर बना रहा है। दिस इज कॉल्ड रस्ट। और अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूं तो यहाँ 2, ये 3/2 एंड दिस इज एक्स। अगर आयरन को जंग लग रहा है, आयरन सॉलिड से रस्ट के फॉर्म में जा रहा है, तो इसका किसी के साथ रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और जब किसी का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, इसको क्या बोलते हैं? समथिंग इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, किसी का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। दिस इज अगेन एक्सोथर्मिक एंड इट हैपेंस स्पॉन्टेनियसली। आयरन को जंग लगता है। और तो और बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल, हम इतने सालों से क्या सुनते आ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप हो रही है ना, ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है? पूरे एटमॉस्फेयर का, पूरी सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब ओवरऑल तो कुछ ना कुछ ऐसा है एक्सोथर्मिक में। अभी मान्या ने याद दिला दिया, सर आपने कल वॉल्केनो इरप्शन की बात बोली थी, ज्वालामुखी जब फटते हैं, लावा जब निकलता है, तो जब ज्वालामुखी फटेगा या लावा निकलेगा, मैग्मा टाइप चीजें, उस वक्त लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड विच इज अगेन एक्सोथर्मिक। तो ये तो जरूर है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी आसपास की दुनिया में हो रही हैं जो प्रोसेसेस खुद होते हैं अपने आप, लेकिन उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक के साथ है। तो मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, like rusting of iron, like burning of fuel, forest fires, cooling of hot body, in the air, falling of a body from height to the ground, this all processes, such processes are spontaneous, but they are associated with एनर्जी लॉस। इसमें तो मुझे एक और एग्जांपल याद आ गया। मैं श्योर हूं आपने न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, ऐसी रिएक्शंस भी पढ़ी हैं। आपने पढ़ा होगा स्टार के अंदर क्या होता है, सन के अंदर क्या होता है। पढ़ा है ये चीज कि जब दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाइज, जब दो हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम न्यूक्लियाई बना दे, लॉट्स ऑफ हीट इज रिलीज्ड, लॉट्स ऑफ। और सन के अंदर ये अपने आप होता है, हम तो नहीं करवा रहे, और ये न जाने कितने सालों से हो रहा है और अपने आप हो ही जा रहे हैं।
एक बच्चे ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, सर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं अपने आप। मैं बिल्कुल मेंशन करूंगा वो भी स्पॉन्टेनियस में, पर मैं ये पहले समझाना चाह रहा हूं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो हैं जहां पर कनेक्शन एनर्जी के लॉस के साथ जरूर है। सो इवन वॉल्केनो इरप्शन हमने जो लिखा, तो जिन जिन प्रोसेसेस में डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि हीट रिलीज हुई, अब एक बात बताओ बच्चों, जितनी भी एग्जांपल्स आपने किए यहां पे, क्या आपको ये दिख रहे हैं ये ओपन एटमॉस्फेयर में भी हो रहे हैं? ये ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, बंद डिब्बे के अंदर तो नहीं हो रहे। तो इन प्रोसेसेस के दौरान जितना भी हीट का लॉस हो रहा है, दैट ऑल हीट लॉस इज नथिंग बट क्यूपी, विच इज बेसिकली डेल्टा एच, जिसको हम बोल रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। इसीलिए मैंने यहां वर्ड डेल्टा एच लिखा, बिकॉज ज्यादातर नेचुरल प्रोसेसेस में जब भी हीट रिलीज हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है हीट रिलीज, दैट इज डेल्टा एच। राइट? अब मैं आपको यहां से एक मैसेज देना चाह रहा हूं। यहां से एक चीज समझ में आई कि अगर सिस्टम ऐसे प्रोसेसेस करना चाहता है जिसमें हीट एनर्जी लूज होती है, उसमें सिस्टम को फायदा किस चीज का है? एक फायदा जरूर दिख रहा है जो आप इस चीज से अग्री करोगे, वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, और एनर्जी लूज करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब कोई घटना, कोई प्रोसेस तब होगी, कोई केमिकल रिएक्शन तब होगी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में सिस्टम की एनर्जी घटे और सिस्टम अपनी एनर्जी लूज करे, उसकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो हम ये जरूर समझ रहे हैं कि इन प्रोसेसेस की स्पॉन्टेनिटी का कनेक्शन इस चीज से है कि सिस्टम की एनर्जी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, एनर्जी रिलीजेज। लाइक अभी हमने एक एग्जांपल और लिखा था, 7th एग्जांपल यहां मेंशन कर रहा हूं, स्टीम का कंडेंस होना, एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि गैस के पास एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड में एनर्जी कम है मॉलिक्यूल्स के पास, तो गैस से लिक्विड में आना एनर्जी का लॉस होता है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा उठा है, किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया। उसने बोला सर सिस्टम ने अपने आप को स्टेबल कर लिया, पर सिस्टम ने जब अपनी एनर्जी लूज की वो तो सराउंडिंग के पास गई, तो क्या सराउंडिंग अनस्टेबल कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं हाँ, क्योंकि सिस्टम अपने बारे में सोच रहा है। हम सिस्टम में कंसर्न्ड है, हम स्टडी किसकी करते हैं? सिस्टम की। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो सिस्टम अपना फायदा देख रहा है, सेल्फिश है सिस्टम, उसको इससे कोई मतलब नहीं सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उसको तो अपने से मतलब है। अब अगर मैं आपको यहां पे बात करूं, अगर हम ये मान लें कि सिर्फ एक्सोथर्मिक यानी कि स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, अपनी एनर्जी को लूज करना, तो इसका मतलब जिन प्रोसेसेस में एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, यानी कि जिन प्रोसेसेस में सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होने चाहिए। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होने चाहिए। और इसका मतलब तो ये हो गया, अच्छा सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में किसी सब्सटेंस के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है? गैस,
लिक्विड सॉलिड में किसी पदार्थ की सबसे स्टेबल फॉर्म सॉलिड। तो जब मैंने बोला गैस से लिक्विड बने, तो आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में गए, गैस से लिक्विड में गए। तो फिर लिक्विड से सॉलिड में जाते और ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो फिर गैस से सॉलिड में सारी चीजें कन्वर्ट हो जानी चाहिए, यानी कि दुनिया में सब कुछ सॉलिड होना चाहिए। अगर सिर्फ स्पॉन्टेनिटी के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता कि भाई ओनली एनर्जी को लूज करो, तो फिर दुनिया में सारी गैस वाली चीजें खत्म हो जाए, सारे लिक्विड खत्म हो जाए, सबके सब सॉलिड बन जाए। ऐसा तो नहीं होता। पर देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहां सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये प्रोसेस अपने आप हुआ, सिस्टम खुद अनस्टेबल हुआ। अभी मैं आपको याद दिलाता हूं। पहले सबसे पहली एग्जांपल में तो हाथ में रखो बर्फ और बर्फ पिघल के पानी बन गई। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब बर्फ आइस सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड बन गई, तो सॉलिड ज्यादा स्टेबल था या लिक्विड ज्यादा स्टेबल था? हु वाज मोर स्टेबल? सॉलिड वाज मोर स्टेबल। लेकिन सॉलिड से जब आप लिक्विड बना रहे हो, तो बर्फ अपने आप को अनस्टेबल कर रही है। लेकिन अनस्टेबल होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इसलिए बर्फ ने अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की और बर्फ ने खुद को पिघला के पानी बनाया। और मैंने बर्फ को पूछा, तुम्हें तो क्या फायदा हुआ? तो बर्फ ने जवाब दिया, तुम खुद सोचो क्या फायदा हुआ, हम तो पानी बन रहे हैं अभी। तो बर्फ जब पिघली, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, पर ये एक्सोथर्मिक नहीं थी, पर ये अपने आप हुआ। अच्छा, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं ना, और इसको मैं गर्म कर दूं, ये अपने आप डिसोसिएट होता जाता है। शुरू में मुझे गर्म करना पड़ता है, शुरू में मुझे गर्म करना पड़ता है, पर ये प्रोसेस अपने आप होती है। एंड दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, पर ये प्रोसेस अपने आप होता है। अच्छा, कुछ लिक्विड है, आप भी मानते हो ना, कुछ लिक्विड है जो वोलाटाइल है। पेट्रोल को छिड़का और पेट्रोल वेपराइज हो गया। पेट्रोल लिक्विड था, अपने आप वेपर में कन्वर्ट हुआ, यानी कि लिक्विड से गैस फॉर्म में गया। क्या वो मोर स्टेबल हो गया लिक्विड से गैस में जाने पे? क्या लिक्विड से गैस में जाने में स्टेबिलिटी बढ़ गई? नहीं तो। लिक्विड इज मोर स्टेबल देन गैस, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी पेट्रोल को। यानी कि जो भी लिक्विड वोलाटाइल है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो खुद को अपने आप को अनस्टेबल बना रहे हैं, पर अपनी मर्जी से अनस्टेबल बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने स्प्रे किया था, जब मैंने परफ्यूम का एग्जांपल दिया कि दबाया और सारा परफ्यूम कमरे में स्मेल कर रहे हैं, क्या इस दौरान हीट एब्जॉर्ब या हीट लॉस हुई? जब पेट्रोल को, मतलब पेट्रोल से परफ्यूम को दबाया, सारी परफ्यूम की स्प्रे कमरे में फैल गई, किसी भी तरह का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या किसी भी तरह का हीट एनर्जी लॉस कहीं नहीं हुआ। यानी कि ये प्रोसेस ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है। चलो और तो और एग्जांपल, ये तो याद होगा आपको, कल मैंने आपको ये चीज बताई थी, पानी के अंदर मैंने इंक की ड्रॉप डाल दी, और इंक की ड्रॉप डालने में पानी पूरा कलर हो गया। क्या आपने पानी को गर्म या ठंडा किया था? क्या आपने पानी को गर्म ठंडा किया था? कुछ नहीं किया था, फिर भी हो गया अपने आप। पर ये तो ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है। अच्छा, दूसरी चीज और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़े सारे एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने पानी के अंदर नमक डाल दिया, और मैंने बस हल्का सा स्टार्ट किया चम्मच से लाना, पर अपने आप नमक पानी में घुल गया। नमक अपने आप पानी में घुल गया। नमक के अंदर
सोडियम क्लोराइड था, और सोडियम क्लोराइड में केटायन एनायन टाइटली पैक थे सॉलिड फॉर्म में नमक। लेकिन जब नमक सॉलिड फॉर्म से पानी में डिसॉल्व कर गया, तो मुझे ये बताओ, सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड था, पानी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉल्यूशन बन गया। आपको क्या लगता है कि ये प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? सॉलिड से सॉल्यूशन में आ गया। आपको लगेगा सॉलिड में एनर्जी कम है, सॉल्यूशन में एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड फॉर्म में बेसिकली एनर्जी ज्यादा है, तो ये एंडोथर्मिक है। जबकि ओवरऑल ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ओवरऑल ये किसी चीज का घुलना, किसी सॉलिड का पानी में घुलना, ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक होता है। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 में पढ़ने वाले हो आप। लेकिन अपने आप होता है, क्योंकि जो डेसोल्यूशन है वो इसी एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में आता है। डेसोल्यूशन ऑफ sodium chloride in water happens spontaneously, and delta H is negative. बट ये चीज आपको समझ में जरूर आ गई अभी तक तो, कि भाई सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकते, या यूं कह लो कि सिर्फ स्पॉन्टेनिटी को अचीव करने का एकमात्र कारण एनर्जी को डिक्रीज करना नहीं है, कुछ और भी है। तो हम यहां पे इसको अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लें, तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग अगर करें, तो हम यहां से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट ओनली exothermic reactions are spontaneous. Many examples of endothermic reaction as well as athermic reaction. athermic reaction का मतलब जिसमें डेल्टा H 0 are spontaneous. For example, आइस का मेल्ट होना, melting of ice where delta H is positive. सॉलिड से लिक्विड बन रहे हो, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल फॉर्म में गए, तो यहां एनर्जी कम थी और यहां एनर्जी सिस्टम के पास ज्यादा है, क्योंकि सॉलिड इज मोर स्टेबल, इसकी एनर्जी कम है, लिक्विड इज लेस स्टेबल, इसकी एनर्जी हाई है। तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाने का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। सेकंड, वेपराइजेशन ऑफ volatile liquids like petrol, लिक्विड से गैस फॉर्म में गया, दिस इज लिक्विड इज लेस, लिक्विड इज petrol in the form of vapor is less stable and liquid is more stable. पर ये प्रोसेस कौन सी है? जब कोई लिक्विड से गैस बना, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल फॉर्म, ये प्रोसेस कौन सी है? एक्सोथर्मिक
या एंडोथर्मिक? दिस इज मोर स्टेबल, एनर्जी इज लेस but here energy is more. Overall process is endothermic. क्या आपको ये जानना आ जाएगा ना एंडोथर्मिक कैसे पहचाने? अगर लेस एनर्जी से मोर एनर्जी में गए तो एंडोथर्मिक, अगर मोर एनर्जी से लेस एनर्जी में गए तो एक्सोथर्मिक। कुछ और एग्जांपल की भी चर्चा करते हैं यहां पे। Like as I said, decomposition of calcium carbonate, this is endothermic, but ये प्रोसेस अपने आप होती है। अच्छा, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ इंक in water, these are the example for which delta H is zero, neither exothermic nor endothermic. But still they are spontaneous. Why? अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों। पहली बात तो यहाँ पे हम एक और चीज लिख सकते हैं, इफ ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन that is loss of energy is only reason for spontaneity, then every substance in the universe should get solidify. दुनिया में तो सारी चीजें सॉलिड हो जाए, but it's not true. It means spontaneity के लिए, to explain spontaneity, there must be some another reason. Which is making endothermic reactions and athermic reactions also spontaneous. क्या अभी तक आपको ये फील हुआ कि सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकते? भले ही आपके दिमाग में और भी एग्जांपल्स आ गए हो, पर आपको ये तो रियलाइज हो गया चाहिए अभी तक कि सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होते। एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर अथर्मिक रिएक्शन, अथर्मिक का मतलब जिनका डेल्टा एच जीरो, जिनमें ना एनर्जी लूज हो ना एनर्जी गेन हो। एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है,
एथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, पर ये रिएक्शन क्यों स्पॉन्टेनियस है उसका रीजन आप ये नहीं बोल सकते कि सिस्टम पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इन एग्जांपल्स में सिस्टम पहले से ज्यादा अनस्टेबल हुआ। पर क्वेश्चन तो एक दिमाग में आता है ना कि यार अगर यहां से मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में कोई जा रहा है, उसको कोई तो फायदा हो रहा होगा, उसको कोई तो फायदा हो रहा होगा। तो अब एक बार आप ये नोट कर लो, फिर हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एंड यू विल रियली स्टार्ट एंजॉइंग सेकेंड लॉ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको ना कुछ एग्जांपल इंटरेस्टिंग सा बताना चाहता हूँ, आपको मजा आएगा और सोचना। एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपने कभी मधुमक्खी का तो नाम सुना ना, हनी बी, मधुमक्खी। उसका जो घर होता है रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं? वेब। जो अपना वो छत्ता बनाती है, जो वो अपना छत्ता बनाती है, हनी कॉम्ब। क्या आपने कभी ये सोचा, कभी आपने उस छत्ते को कभी देखा हो, हाथ में पकड़ा हो, तो क्या उसके अंदर ऐसे पैटर्न दिखते हैं आपको? 6 मेंबर्ड रिंग्स टाइप के जुड़े होते हैं, इस टाइप की ड्राइंग होती है। आपने सोचा है उसने 6 मेंबर्ड रिंग क्यों बनाई? बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल। पर हनी को क्या पता, मतलब हनी बी को क्या पता कि 6 मेंबर्ड क्या होता है? उसने कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी है? एक्चुअली उसको नेचर ने सिखाया, नेचर ने उसे सिखाया। अच्छा चलो एक और चीज देखते हैं। वो एक अलग बात है कि आजकल आदित्य कह रहे हैं सब स्मार्ट होते हैं, पर मधुमक्खी तो छत्ता आज से तो नहीं बना रही, कितने सालों से बना रही है। लेकिन एक चीज देखो, पर ये पॉइंट तो बनता है कि यार उसको किसने बताया कि हनी कॉम स्ट्रक्चर में 6 मेंबर्ड रिंग जैसा पैटर्न जोड़ते जाना है? अच्छा चलो एक और चीज मुझे बताना। मान लो मेरे हाथ में नमक है, नमक, और मैंने नमक को स्पिल कर दिया, गिरा दिया। कभी ऐसा होता है नमक जब गिरे जमीन पे तो वो बिखरता ही है। कभी आपने ये देखा कि बिखरा हुआ नमक कॉन्ट्रैक्ट होके ढेर बन जाए? जब भी कोई चीज आपसे गिरती है ना, तो वो फैलती है, लाइक वो स्प्रेड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने नमक लिया, हवा में ऐसे छिड़का, तो वो अपनी शेप कैसी बनाता है? फैलने वाली, या हवा में जाके वो कंप्रेस हो जाता है? एक स्ट्रीक में नहीं जाता, हमेशा वो फैलता है। कोई तो रीजन होगा कि नमक को फैलने में क्या मजा आया। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, थर्मोडायनामिक्स इज रिवॉल्विंग अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ। और जो चीजें अपने आप होती हैं, स्पॉन्टेनियसली हो रही हैं, उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सेकेंड लॉ से है। अब अगर यहाँ पे बात करें कि भाई इन प्रोसेसेस में ऐसा क्या हो रहा था जिनके कारण ये प्रोसेसेस अपने आप हुई, तो अब उनके रीजन समझते हैं एक बार। पहले आप एक चीज समझने की कोशिश करना, जो मैं पहले लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा। देखो, सॉलिड के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, टाइटली।
पर लिक्विड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। तो एटम्स के पास घूमने फिरने की आजादी आ रही है सॉलिड से लिक्विड बनते वक्त। अच्छा, लिक्विड से गैस बने, लिक्विड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट एग्जैक्टली एज फ्री टू मूव लाइक इन द गैस। इसका मतलब यहां पे मॉलिक्यूल्स के पास घूमने फिरने की आजादी उतनी नहीं है जितनी यहां है। अगर मैं यहां बात करूं डिफ्यूजन, वो जो इंक की ड्रॉप थी उसने पानी में पूरे सोल्यूशन में जगह घेरी, तो इंक के मॉलिक्यूल्स ने खुद को स्प्रेड किया पानी में ताकि वो ज्यादा सारे रीजन में जाके घूम फिर सके। अच्छा, नमक को जब मैंने पानी में मिलाया, नमक पानी में घुला, तो नमक सॉलिड से लिक्विड बना, सॉलिड से सॉल्यूशन फॉर्म में आया, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में cations and ions are separated from each other, they are not bonded with each other, they are not bounded with each other, but they are free to move। गैस को जब मैंने एक दो कंपार्टमेंट में मैंने गैस रखी है, दोनों कंपार्टमेंट के बीच में पार्टीशन है, पार्टीशन हटाई, गैस मिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि गैस ने ज्यादा जगह घेरी, क्योंकि गैस को ज्यादा स्पेस मिला घूमने के लिए। इसका मतलब क्या है? जिन प्रोसेसेस में सिस्टम के पास चलने फिरने घूमने की आजादी ज्यादा आ जाए, उसके अंदर डिस्टरबेंस ज्यादा आ जाए, हलचल ज्यादा आ जाए, उसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा आ जाए, ऐसी प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था, बच्चों जब क्लास खत्म होती है और ब्रेक का टाइम होता है, आपने देखा है बच्चे एकदम से हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब अगली क्लास आती है, टीचर आता है, तो करके उसे चुप कराना पड़ता है, क्योंकि हल्ला गुल्ला करना में आपको एक खुशी का एहसास मिलता है, जो एहसास आप व्यक्त नहीं कर सकते। कोई कहे ना, क्यों कर रहे थे आप ऐसा? क्लास जैसे ही खत्म हुई, एक खुशी है, चलो 15-10 मिनट की ब्रेक लो, लेट्स रिलैक्स। उसमें कोई पूछे आपको क्या मजा आ रहा है, आप कहो मजा नहीं है, इट्स लाइक मस्ती, इट्स इमोशन। हमें फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम, क्या कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से टेस्ट देने के लिए, ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए टेस्ट सेंटर पहुंचे, और आपको सामने बोर्ड पे लिखा मिले आज का टेस्ट पोस्टपोन हो गया, मन में उस 10 मिनट के लिए कितनी खुशी आती है। नहीं आती तो आप एबनॉर्मल स्टूडेंट हो। मैं तो ऐसा था, नॉर्मल स्टूडेंट होता था, जैसे ही पता लगता था सेंटर पे गए और पता लगा आज की क्लास कैंसिल, तो फटाफट दिमाग में आता था, अरे वाह यार, एक खुशी का एहसास अपने आप आता था। मस्ती जिसको कहते थे। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं, बहुत सारी प्रोसेसेस इसलिए होती हैं क्योंकि उस प्रोसेस के दौरान सिस्टम को एक फीलिंग आएगी मस्ती करने की, खुद को अनऑर्गेनाइज करने की। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे साइकेट्रिस्ट के पास, कुछ बच्चे क्या साइकेट्रिस्ट के पास, हम जैसे नॉर्मल पेशेंट कहीं भी कोई भी चला जाए, यार हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, हमें डिप्रेशन सा आ रहा है, तो वो कहता है कि यार आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चले जाओ, कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चले जाओ, अपने माइंड को फ्रेश करो। कोई पूछे उस वक्त आप क्या करोगे माइंड को फ्रेश करने? कोई कहेगा मेरे आसपास कोई ना हो, मैं बस जो मर्जी करूं, जो मेरे मन की मर्जी हो। तो कुछ लोग जैसे ही घर में, सपोज पेरेंट्स बोल देना हम 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे, बच्चों आप ही घर में अकेले हो, मैं नहीं मानता कि कोई बच्चे ऐसा सोचे, वाओ यार मजा आ जाएगा आज तो कोई घर में नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। वो उस वक्त टीवी देखेगा पूरा दिन, मोबाइल में पूरा दिन। कोई ऐसा भी हो सकता है म्यूजिक ऑन करे, लाउड म्यूजिक सुने, लाउड वाला, और कोई डांस कर रहा है इधर उधर उधर, कुछ भी कर रहा है।
बेसिकली उस वक्त आप सब क्या कर रहे थे? आप जस्ट अपने आप को रैंडमाइज कर रहे थे, आप अपने डिसिप्लिन्ड लाइफ से अनडिसिप्लिन्ड लाइफ में आ गए थे। जो आपकी डेली मोनोटनस रूटीन थी ना, मोनोटनस रूटीन, वो आपको तंग कर रही थी। वो कह रही थी चेंज लाओ, कुछ चेंज। कुछ लोग रोज का काम जब करते हैं ना, पापा लोगों को पूछना, किसी भी दोस्त से बात करेंगे, वो भी पूछता है और सी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी ठीक, बस क्या करे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एक ही तो काम है। हम कहते बोरिंग है, क्योंकि जब चीजें एक ही तरीके से चलती ना, यूनिफॉर्म, एक ही तरीके से, यूनिफॉर्मली, सिस्टमेटिकली, तो वो कहीं ना कहीं बोरियत लेके आती है। इसलिए दिल करता है इनको रैंडम कर दो, इनको अनऑर्गेनाइज कर दो। तो बेसिकली वो प्रोसेसेस भी स्पॉन्टेनियस है, जहां नेचर को एक मौका मिलता है खुद को अनऑर्गेनाइज करने का, खुद को रैंडमाइज करने का। एंड दिस रैंडमनेस इन द सिस्टम जो बढ़ती है, दिस इज वी कॉल इट एज एंट्रोपी। एंट्रोपी इज बेसिकली रिलेटेड टू डिग्री ऑफ द रैंडमनेस। एंट्रोपी को मैं रैंडमनेस नहीं वर्ड बोल रहा, मैं बोल रहा हूं इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इट इज एक्सटेंट ऑफ द रैंडमनेस। यानी कि किसी सिस्टम के अंदर कितना रैंडमनेस बढ़ गया, कितना रैंडमनेस घट गया, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कितनी एंट्रोपी बढ़ गई, कितनी एंट्रोपी घट गई। इट इज बेसिकली, आई कैन से, एक्सटेंट ऑफ मूड स्विंग, बट एक रिलैक्स वाला मूड स्विंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, नमक का एक मॉलिक्यूल था, नमक का एक मॉलिक्यूल जिसमें सोडियम केटायन, क्लोराइड एनायन, दे आर सो क्लोज, ऑपोजिट चार्ज आयन चिपके हुए थे पूरे एक दूसरे के साथ, सॉलिड में, टाइटली पैक्ड, आकर्षण ही आकर्षण, एनर्जी लॉस्ट, वेरी स्टेबल। पर जैसे मैंने उस नमक को पानी में डाला, उसने देर नहीं लगाई अपने आप को केटायन से एनायन से अलग करने के लिए। उसने कहा तू हो अब अलग, मुझे बस पानी में घूमने दे। जैसे नमक ने पानी में जाके अपने आप को घूमने के देखा, उसको वो स्वाद आया जिससे वो कितने सालों से बेचारा वंचित था, जब वो सॉलिड फॉर्म में। उसको लगा अरे यार, मूवमेंट की तरीका भी कितना मजेदार होता है। इसका मतलब ऐसी प्रोसेसेस भी स्पॉन्टेनियस होती हैं जहां सिस्टम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़े, एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम बढ़े, एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस बढ़े, एक्सटेंट ऑफ रैंडमाइजेशन यानी कि अनऑर्गेनाइजेशन आए। एक बात बताना, इस ध्यान से सुनना, किस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला, क्लास में एग्जाम चल रहा है, पर एग्जाम जब चल रहा है तो सर पे प्रेशर है। उस टाइम पे सारे बच्चों को ऐसे बैठाया, एक बच्चा, फिर पिछला बेंच खाली, फिर अगला बच्चा, फिर पिछला बेंच खाली, फिर अगला बच्चा, और सारे बच्चे इसी मोड में दिखेंगे आपको लिखते ऐसे, ठीक है? अब एक बात बताओ, जैसे बेल बजी, उस वक्त क्या होता है, सारे रैंडम पैटर्न में बैठ जाते हैं, या कोई उठ गया, कोई बैठ गया, उस मोमेंट के लिए जो अपने आप हो रहा है, बेल बजने पे कोई उठ गया, कोई बैठ गया, कोई अभी भी शीट में लिख रहा है लास्ट के 2 मिनट में कुछ लिख दूं, और सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। एक पैटर्न में जो बैठे हुए थे ना सारे, ऐसे टेढ़े मेढ़े, कोई ऐसा बैठा, कोई ऐसा बैठा, कोई पंखे को देख रहा होता है, कोई कहता है ऐसे मूड, कोई ऐसे मूड में उठेगा। यार सब सिस्टमेटिकली मेथड से नहीं उठेंगे, देयर विल बी अनऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे। ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम विल नॉट लुक लाइक द सेम, उनकी ओरिएंटेशन बदल जाएगी, किसी की कुछ, किसी की कुछ। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो प्रोसेसेस आपको यहां लग रहे ना, सिस्टम तो पहले से स्टेबल हुआ ही नहीं, सिस्टम तो अनस्टेबल हुआ। यहां तो जब डेल्टा एच 0 था, एनर्जी ना लूज हुई ना एनर्जी गेन हुई, फिर भी वो प्रोसेस क्यों हो गई? हम कहते कि ऐसे प्रोसेसेस में रैंडमनेस बढ़ गई थी। तो अभी ध्रुव ने बहुत अच्छी चीज बोली,
ध्रुव ने बहुत अच्छी चीज बोली। तो क्या सर जब परेड होती है, परेड, जब सारे सैनिक एक डायरेक्शन में, यस, ऐसे पूरी परेड में सलामी देते हैं, सब ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, उनमें रैंडमनेस बिल्कुल भी नहीं, सब डिसिप्लिन्ड वे में हाथ चला रहे हैं, सबका ध्यान कहीं ना कहीं कैसे होता है, सबके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है, यार मेरा हाथ बाकियों के साथ बराबर जाना चाहिए, मैं ऑफ ना दिखूं बाकियों से। लेकिन जैसे उनको होता है परेड मोड खत्म, वो एकदम रिलैक्स वे में अपनी वापस चिल पिल नॉर्मल बंदों की नॉर्मल ओरिएंटेशन में आ जाते सारे। इसका मतलब ये है, नेचर को, खुद को अनऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, उसे पसंद है अपने आप को अनऑर्गेनाइज करना। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस अनऑर्गेनाइजेशन में, इस रैंडमनेस को मापें कैसे? रैंडमनेस के तो कोई यूनिट ही नहीं होते। तो रैंडमनेस को मापने का कोई तरीका तो बताओ। तो वो स्टोरी, रैंडमनेस को मापने की स्टोरी, यानी कि एंट्रोपी के एक्सटेंट को मापने की स्टोरी एकदम से नहीं आ गई। उसके पीछे एक बहुत अच्छे इंजीनियर का दिमाग था, और उस इंजीनियर का नाम था कार्नोट। कार्नोट वाज द पर्सन जो इंजीनियर था, एंड ही हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ फिजिक्स, ही वाज वेरी साउंड इन मैथमेटिक्स। वो एक ना सवाल का जवाब ढूंढ रहा था बहुत सालों से। वो बेसिकली केमिकल इंजीनियर था, और इंजीनियरिंग में जब कभी आप भी जाओगे ना, आपको ये पढ़ाया जाएगा इंजन। जैसे आपने ये नाम सुने हो अपनी लाइफ में पहले 9th-10th में, स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जेट इंजन, स्टीम टरबाइन, कोल इंजन। उसने ये चीज देखी थी, उसको ये चीज पता थी, या ये चीज पढ़ाई जा रही थी कि कभी भी कोई इंजन हमें 100% एफिशिएंसी नहीं देता। इंजन का काम क्या है, हम उसको कुछ हीट देंगे, और उस हीट का कुछ हिस्सा वो वर्क में कन्वर्ट करके दे देगा। पर हीट को पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्जन नहीं मिल रहा कभी भी। वो सोच रहा था ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि मैंने किसी डिवाइस को, किसी मशीनरी को बोला ये ले 100 जूल हीट, और 100 जूल हीट को पूरा का पूरा वर्क बना दे। इसमें भी एक मजा है, इसमें भी एक अलग सी चीज बता रहा हूं। अब एक चीज देखना, जो हीट होती है ना, हीट इज दैट पार्ट ऑफ एनर्जी जिसको हम एक नाम देते हैं, हीट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि हीट की कोशिश क्या है, फैलने की, सराउंडिंग में फैले हीट। हीट कभी कंसंट्रेट नहीं हो रही, हीट हमेशा फैलती है। अच्छा एक चीज में एग्जांपल देता हूं, मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना। जब हम किसी चीज पे वर्क करते हैं ना, मान लो मैं किसी दीवार पे धक्का लगा रहा हूं, तो जब मैं धक्का लगा रहा हूं दीवार पे, मान लो मुझे एक ट्रक को हिलाना है, ट्रक को हिलाने के लिए, ध्यान से सुनना, हम 5 लोग लगे। 5 लोगों ने जब ट्रक को हिलाना था, तो हम सब एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, मतलब ट्रक की एक साइड को पुश कर रहे थे। मान लो मुझे ट्रक को चलाना है और ट्रक का इंजन ऑफ हो गया है, तो ध्यान से समझना, हम 5 लोग हैं, हम 5 लोगों ने ट्रक के पीछे से धक्का मारा। पर क्या ऐसा हुआ है, आपने कभी ऐसा देखा है, ट्रक के आगे से भी 5 लोग धक्का लगा रहे हैं और ट्रक के पीछे से भी 5 लोग धक्का लगा रहे हैं और बोल रहे हैं ट्रक को चलाओ? कभी कोई गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाए, तो जब गाड़ी का कभी लोग धक्का मारते हैं, कभी ऐसा होता है गाड़ी के सब लोग एक डायरेक्शन में लगे हैं, पर ऐसा होता है गाड़ी के चारों तरफ से हर कोई गाड़ी को धक्का मार रहा है? नहीं ना, एक डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा ना। तो उस केस में मुझे ये बताओ, जो 5 लोग 4 लोग गाड़ी को धक्का मारेंगे, वो गाड़ी के ऊपर जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं या रैंडम डायरेक्शन में लगा रहे हैं? जब लोग धक्का लगा रहे गाड़ी को, तो वो एक ही डायरेक्शन में लगा रहे या फिर रैंडम डायरेक्शन में? तो उनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा या अनऑर्गेनाइज होना पड़ेगा?
गाड़ी को डिस्प्लेस करने के लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। वेरी गुड। तो जब हम धक्का लगा रहे थे ना सारे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो गाड़ी चली, हमने वर्क किया, तो वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है वर्क। वर्क मांगता है जब आप किसी पे वर्क करो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके सारे मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आया दिमाग में। बच्चों मुझे एक बात बताना, मान लो यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स हैं और गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रैंडमली, और मैंने ये बोला गैस के मॉलिक्यूल्स यार ये पिस्टन को ऊपर उठाओ, पिस्टन को ऊपर उठाओ। एक बात बताओ, जब गैस के मॉलिक्यूल्स को पिस्टन को ऊपर उठाना है तो उनको इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, है ना? तो सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अपना मोशन इसी डायरेक्शन में अगर वो करें, सारे मॉलिक्यूल इसी डायरेक्शन में मूव करें और पिस्टन पे फोर्स लगाएं ऊपर की तरफ, तब पिस्टन आसानी से उठेगा? या फिर सारे गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इस दीवार पे धक्का लगा रहा है, कोई इस दीवार पे धक्का लगा रहा है, कोई नीचे धक्का लगा रहा है, कोई राइट लेफ्ट धक्का लगा रहा है? कब पिस्टन के ऊपर उठने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? जब सारे एटम्स या मॉलिक्यूल अलाइंड होके एक साइड में पुश करे पिस्टन को ऑर्गेनाइज्ड वे में, तब मैं कहूंगा कि पिस्टन पे वर्क हुआ। क्योंकि वर्क करते वक्त सबको एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होना पड़ता है, एक वेल पैटर्न में। तो वर्क रिक्वायर्स डिसिप्लिन। लेकिन सोच के देखो, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव। उस केस में वो अपने आप को पहले तो ऑर्गेनाइज करें, फिर जाके दीवार को एक डायरेक्शन में उठाने के लिए सारे लोग एक जगह पे पुश करें, तब जाके कुछ वर्क बनेगा। तो वर्क इज लाइक, पहले अनऑर्गेनाइज्ड वालों को बोलो ऑर्गेनाइज हो। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, जब हम किसी पत्थर को उठा रहे हैं, मान लो पत्थर को उठा रहे हैं, उस पत्थर को मैंने जब ऊपर उठाना था, मेरे साथ मैंने दो लोगों को लगाया, दो लोगों को बोला उठाओ इसे। या कभी आपने वो चीज देखी, टग ऑफ वॉर एक गेम होती है जिसमें इधर से भी कुछ लोग की चेन होती है, उधर से भी कुछ लोगों की चेन होती है, जो जिसकी तरफ जाएगा तब वो विनर होता है। बीच वाली चीज को खींचना दोनों तरफ ना, देखना किसकी तरफ गया। मुझे एक बात बताओ, जीतने के लिए अगर मेरी टीम को जीतना है तो मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो मेरे पीछे वाले जितने भी लोग हैं मेरी चेन में, वो सब इसी ओरिएंटेशन में होने चाहिए, या कोई अपने अपने रैंडम ओरिएंटेशन में? कोई कहीं मैं नहीं धक्का लगा रहा, मैं घूम रहा हूं ऐसे, और सब एक जगह पे पूरी टीम एक ओरिएंटेशन में जोर लगा रही है। तो बेसिकली जीतने के लिए हम सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में पुल करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। तभी तो मैं बोलूंगा हम ज्यादा काम करेंगे सामने वाली टीम से उस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो वर्क एक चीज मांगता है हर बार, जब भी किसी सिस्टम ने किसी पे वर्क करना ना, पहले उस सिस्टम को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज का फायदा होगा, क्या? क्योंकि जब वो सिस्टम वर्क करेगा किसी पे ऑर्गेनाइज होके, जब वो किसी पे वर्क करेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव ना, तो मैं बोलूंगा एनर्जी लूज होगी। क्योंकि वर्क करते वक्त वो एनर्जी लूज करेगा, वो स्टेबल होगा। इसलिए अगर किसी को डिसिप्लिन्ड वे में रहना है, डिसिप्लिन्ड वे में रहने का मतलब क्या है, जरा एक बात बताना। एक बच्चा मेहमान के आने पे घर में डिसिप्लिन्ड वे में रहता है, तो क्या वो उथल पुथल कर रहा है ज्यादा, या शांत होके बैठा है? और जब वो शांत होके बैठा है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर एनर्जी कम है, वो स्टेबल है। लेकिन अगर सारे गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते, रैंडमली, तो वो इफेक्टिवली वर्क ना कर पाते। लेकिन उस रैंडम मोशन के दौरान वो उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते,
और मैं बोलता अभी इस सिस्टम के अंदर हीट कंटेंट ज्यादा है, बड़े अनऑर्गेनाइज्ड है ये, क्योंकि हीट इज बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए ये हमेशा बोला जाता है वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी कि ऑर्गेनाइज को आप पूरा अनऑर्गेनाइज कर सकते हो, डिसिप्लिन को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर अनऑर्गेनाइज को आप कंप्लीटली ऑर्गेनाइज कभी नहीं बना सकते। यानी कि इनडिसिप्लिन्ड बंदे को 100% डिसिप्लिन में लाना बहुत मुश्किल है, एंड दिस इज नेचर का लॉ। खुद ही देख लो, एग्जांपल मैं बताता हूं। जब मैं ये समझाना चाह रहा हूं ना कि भाई एक डिसिप्लिन्ड को, एक ऑर्गेनाइज को अनऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान है, तो मैं समझाना पता क्या चाह रहा हूं, क्रिएटेड चीज को तोड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि जब कोई चीज टूटती है तो रैंडम वे में टूटती है। एग्जाम्पल देता हूं, शीशा लो, शीशे के ऊपर जोर लगा के उसे तोड़ दो, शीशे के जो कांच के टुकड़े होते हैं वो बिखरते हैं ना, कभी देखा कंप्रेस होते हुए? नहीं ना, शीशा बिखरता है, अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो शीशे को तोड़ना तो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि आपने शीशे के वेल ऑर्गेनाइज्ड पीस को, बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल साबुत टुकड़े को आपने जैसे तोड़ा, उसके बिखरे बिखरे टुकड़े टुकड़े बिखर गए, वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गए। अब आप मुझे बताओ, उसी टुकड़े को, टूटे हुए टुकड़ों को जो रैंडम वे में बिखरे थे, समेट के वापस पुराने जैसा बनाना हो, बिल्कुल ऑर्गेनाइज, पॉसिबल है? आपको मशीनों की हेल्प से करना पड़ेगा, अपने आप नहीं पॉसिबल। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड में आना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको। यार आपने कभी ये गेम तो खेली होगी, ये गेम क्या घर में देखा होगा। मैं ना एग्जांपल दे रहा हूँ, बता नहीं, हम उसे बोलते हैं नमकदानी, जिसमें ना घर की आंटियां जब किचन में जब सब्जी बनाती हैं तो उनके पास एक ट्रे होती है जिसके अंदर नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च पाउडर, हल्दी, ये सब पड़ा होता है। उसमें से चुटकी 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 डाल के वो सब्जी बना रही होती है। और आप देखना, मैं नहीं मानता, हर आंटी जितना मर्जी सिस्टमेटिकली सब्जी क्यों ना बनाए, उसके मसाले के डिब्बे में नमक में थोड़ी सी हल्दी मिली हुई दिखेगी, लाल मिर्च थोड़ी सी नमक में मिली दिखेगी, मसाले बिखरे मिलेंगे, चाहे वो जितना मर्जी सिस्टमेटिकली काम करे। और अगर उसको ये बोल दो कि ये जो अनऑर्गेनाइजेशन आंटी आपने अपनी नमकदानी में की है, इसको जरा सारे मसालों को निकाल के अलग कर करके वापस पुरानी फॉर्म में, सिस्टमेटिक फॉर्म में लाओ, वो कहेगी हट, मैं थोड़ा ना करूंगी इतना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि एक बार अनऑर्गेनाइज करना तो बड़ा आसान है, पर उस अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करना वेरी डिफिकल्ट। खुद को ही ले लो, दिवाली की छुट्टियों में जो मस्ती की है उसकी भरपाई कभी पूरी होगी? इतनी छुट्टियों में अनऑर्गेनाइज्ड वे में मस्ती कर ली, अब उसको मैं बोलूं चलो एफिशिएंटली उसकी जगह पे अब डबल ट्रिपल दिन रात की सिटिंग दो, कितना मुश्किल होता है। तो कहने का ये मतलब है कि अनऑर्गेनाइज्ड को आप ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट कर दो 100%, नेवर पॉसिबल। एंड हीट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि वो जो साइंटिस्ट था ना कार्नोट, कार्नोट ये पढ़ रहा था क्यों ऐसा है कि सारे इंजन, सारी मशीनरी कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं देती, क्यों हीट को हम 100% वर्क नहीं बना सकते। तो जब उसने ये मैथमेटिक्स लगाई, सोची, तो उसने एक बहुत अच्छा रिलेशन दिया था। वो रिलेशन नहीं मैं बताऊंगा, पर उसने एक मैथमेटिकल चीज निकाल के बता दी। उसका टारगेट ये नहीं था सेकंड लॉ, उसने कोई सेकंड लॉ नहीं दिया, पर मैं आपको हिस्ट्री में लेके जा रहा हूं। सन 1824 या 1840 उस बंदे ने ये चीज का रीजन दिया, व्हाई हीट कैन नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, जबकि वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। पर पहले मैं ये चाहता हूं, क्या आप ये रियलाइज कर पाए हो व्हाई वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट?
बट व्हाई हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क? मतलब रीजन ही मैं कह रहा हूं, पर एटलीस्ट एक अंदर से ये फील आई कि हाँ यार ये बात तो सही है, हीट को पूरा वर्क नहीं बना सकते, वर्क को तो पूरा हीट बना सकते हैं। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो एक एग्जांपल, क्योंकि आज तो मैंने एग्जांपल्स दिए। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं फिजिक्स के टर्म ऑफ लैंग्वेज बोल रहा हूं। मैंने एक बल्ब लिया है, बल्ब के अंदर मेटल फिलामेंट होता है ना, तो बल्ब को मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल वर्क दिया, मैंने उसे कहा कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट प्रोड्यूस करना बस। पर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई तो उस मेटल के फिलामेंट का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी लॉस भी होती है हीट की फॉर्म में, तो बल्ब आपको टच करने पे गर्म लगेगा। तो हम कह देते हैं कि इस बल्ब ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी उसके दो टुकड़े कर दिए, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो मैं कह दूंगा कि इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो लाइट एनर्जी में कन्वर्जन किया, तो उसने आने वाली इनपुट को वर्क में कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी, पर उसका कुछ हिस्सा हीट की फॉर्म में डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उस बल्ब का फिलामेंट बेकार क्वालिटी का ले लूं, बेकार क्वालिटी का जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे केस में बल्ब को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे और उसको बोलेंगे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर, तो क्या वो लाइट एनर्जी में एनर्जी को ज्यादा कन्वर्ट करेगा या हीट लॉस ज्यादा करेगा, जिसकी रेजिस्टेंस, जिसके वायर्स का रेजिस्टेंस, जिसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस वेरी हाई हो? क्या ये भी पॉसिबल है बल्ब की रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा कर दूं कि पीछे से पावर सप्लाई हो ही जा रही है, लाइट निकल ही नहीं रही? यानी कि उस केस में मैं कह दूंगा आपने पूरे के पूरे वर्क को, इलेक्ट्रिकल वर्क को सारे का सारा क्या वेस्ट कर दिया, हीट की फॉर्म में वेस्ट कर दिया। यानी कि फुल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसी एग्जांपल में अगर मुझे पूरे के पूरे वर्क को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना होता, मैं हीट की फॉर्म में लूज नहीं करना चाहता, तो आप क्या मुझे बोलते सर एक फिलामेंट अच्छी क्वालिटी का लेना? मैं कहूंगा कौन सी क्वालिटी का लो? सर आप फिलामेंट ऐसा लो जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो। पॉसिबल है? हर मटेरियल की कोई ना कोई रेजिस्टेंस, हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो हीट लॉस तो होगा ही होगा, आप रोक ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप चाहो कि 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में आ जाए कन्वर्जन, पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमेशा हीट की फॉर्म में लूज होगा। आप कोई भी, आपने ऐसे ये तो पढ़ोगे ना, डैम के बारे में तो पता होगा ना, डैम में क्या होता है, ऊपर से पानी को फेंकते हैं, तो जब डैम में हाइट से पानी को फेंका जाता है तो टरबाइन चलाई जाती है ताकि हम एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, उससे हम बिजली बना सकें। तो मुझे एक बात बताओ, जब डैम से जब पानी गिरा टरबाइंस पे पड़ा, तो जैसे ही पानी टरबाइंस पे पड़ेगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के कारण भी तो हीट लॉस होगा, और मे बी बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं एनर्जी के लॉस हो, पर कंप्लीट कन्वर्जन तो नहीं होता। एफिशिएंसी किसी भी टरबाइन की, किसी भी मोटर की 100% तो नहीं है। So there is always a loss in form of the heat whenever you try to convert कि हीट का कुछ हिस्सा आप वर्क में लाओ, आप 100 के 100 जूल की हीट को 100 के 100 जूल का वर्क नहीं बना सकते, हमेशा कुछ ना कुछ हीट लॉस होगी होगी। हीट का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर होगा जिसको आप वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कभी नहीं कर सकते। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि ये जो मैंने स्टोरी रैंडमनेस पे ले आया था, फिर रैंडमनेस से मैंने हीट कैन नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क पे ले आया, तो बेसिकली जिस रैंडमनेस के बारे में मैंने आपसे आज चर्चा की है, उसका कनेक्शन इस हीट लॉस के साथ है। ये जो हीट लॉस टर्म मैंने बाद में आपसे जोड़ दी ना कि हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो इस हीट लॉस का कनेक्शन उस रैंडमनेस टर्म के साथ है। तो अभी वाला मैंने आपको जितना लेक्चर बोला, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ मैंने आपको समझाया है, तो इस चीज के बारे में मैं आपको सब एक लिख के
आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा एंड लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो ये मत सोचना रे यार सर ने सारी चीज समझाई है लिखवाई नहीं है, तो आपको रिटर्न फॉर्म में भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट्स में, लेक्चर अपलोड भी हो जाएगा। बट आई रियली वांट यू कि इस लेक्चर को या आने वाले 2 लेक्चर को समझने ज्यादा करना है रादर देन सिर्फ लिखने में। ओके, बट in a quick way, in the last few minutes, I want to tell you something. तो मैं यहाँ जो लिखूंगा ना, आप अपनी कॉपी में 2 पेज छोड़ देना, क्योंकि 2 पेज में आपके वो नोट्स होंगे जो मैं आपको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में भेजूंगा। 2 पेज छोड़ने के बाद लिखना। Statement of second law of thermodynamics. Statement of second law of thermodynamics in terms of efficiency. एक्चुअल में जो सेकेंड लॉ है उसके 4 या 5 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट नहीं है। वो अलग अलग तरीकों से सेकेंड लॉ बताया गया था। ऑब्वियसली ये पेज छोड़ के लिखना, मोहित 2 पेज छोड़ दो उसके बाद लिखना। सेकेंड लॉ की सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, सेकेंड लॉ की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। तो हम एक स्टेटमेंट इसमें लिखने लगे हैं। हीट cannot be transferred from hot body to heat cannot be transferred from cold body to hot body without any external machine. Second, complete conversion of work into heat is possible, but complete conversion of heat into work is never possible. No device can have 100% efficiency. What do you mean by efficiency? Efficiency is output energy to the input energy का ratio into 100. मतलब सपोज करो मैंने आपको 50 जूल हीट दी, आपको मैंने 50 जूल हीट दी आपको, और मैंने कहा चलो इस 50 जूल को वर्क बना दो। आपने कहा सर हम 50 जूल से बहुत कोशिश कर रहे हैं, 30 जूल ही हीट वर्क में जा रही है, 20 जूल वेस्ट हो रही है।
तो 50 और 30 में से आप ऊपर 30 लिखोगे जो वर्क बन के आएगा, और 50 जो आपको सप्लाई किया था इनपुट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आउटपुट एनर्जी को लिखूंगा वर्क क्रिएटेड, सिंपल, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड इनटू 100, कि मतलब किसी मशीन को कितनी हीट दी और उसने उस हीट का कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, मेघ ने, उसने बोला सर हम हर बार कोशिश करते हैं 2 घंटे पढ़ने की, पर 2 घंटे की डिसिप्लिन्ड स्टडी नहीं हो पाती, आधा घंटा 15-20 मिनट तो वेस्ट हो ही जाते हैं, 15-20 मिनट तो अपना मन बनाने में लग जाते हैं कि हम पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो 2 घंटे की इनपुट, आउटपुट 2 घंटे की नहीं होगी, वो 1.5 घंटे की, 1 घंटे की हो सकता है। जिसकी एफिशिएंसी बड़ी कम है, जिस बंदे में बड़ी बेचैनी है, उथल पुथल है, रैंडमनेस है, दिमाग अशांत है, अनऑर्गेनाइज्ड है, उसका 2 घंटे का इनपुट आधे घंटे के बराबर होगा। पर जो जितना डिसिप्लिन्ड होगा, देखो जो जितना डिसिप्लिन्ड होगा, डिसिप्लिन्ड का मतलब जो जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, वो ज्यादा वर्क में कन्वर्जन देगा, इनपुट को ज्यादा वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली वर्क बनने के लिए, वर्क को ज्यादा बनाने के लिए मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में आओ, राइट। सो बेसिकली हीट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड हम एक अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, राइट। सो नो डिवाइस कैन हैव 100% एफिशिएंसी। और अब यहाँ पे जाते जाते एक बार हम एक डेफिनेशन लिख लेंगे, व्हाट इज इंजन। तो इंजन की डेफिनेशन an engine is a device which works continuously in a cycle absorbing the heat from a hot reservoir called source and convert a part of absorbed heat into work, rejecting remaining part of heat to a cold body called sink. This is definition of an engine. So now time has been over. So I am going to end up the meeting. In the next class, हम लोग एंट्रोपी, रैंडमनेस को मापे कैसे, एक ऐसी टर्म ढूंढना चाहते हैं जो हमें ये बताए कि रैंडमनेस को मापे कैसे, एक्सटेंट ऑफ अनऑर्गेनाइजेशन को मापने का तरीका क्या है, उसकी खोज में चले हैं हम। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, अगर मैं इस इंजन वाली टर्म में लेके जा रहा हूं ना, इट इज बेसिकली मोर लाइक फिजिक्स। पर मैंने अगर आपको सीधा बोल दिया ना, एंट्रोपी ना इस ऐसे मापते हैं, तो आप सबसे पहले बोलोगे अगर एंट्रोपी ऐसे मापते हैं तो इसी से क्यों मापी, और ये फंक्शन
ये मैथमेटिकल फंक्शन आया कहां से, तो मैं आपको बेसिकली हिस्ट्री में लेके जा रहा हूं। तो हिस्टोरिकली कार्नोट इंजन मेरे को आपको पढ़ाना है, जिसने हमें सबसे पहले ये सिखाया कि कभी भी कोई डिवाइस 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कुछ हीट का लॉस होगा, और जो हीट का लॉस होगा उसका कनेक्शन है किससे, एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस, एक्सटेंट ऑफ अनऑर्गेनाइजेशन से। तो हमें वो जो एक्सटेंट ऑफ अनऑर्गेनाइजेशन सेकेंड लॉ में पढ़ना है, उसका कनेक्शन ढूंढना है इस इंजन की मदद से। So that was all about today's class, and thank you so much and hope you have enjoyed the class. Okay बच्चों, have a nice day ahead.